गुड मॉर्निंग सभी को। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़े थे? चैप्टर 1 को सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री को पूरे 8 9 10 लेक्चर में हमने कंप्लीट किए। नोट्स बना रहे पर सभी लोग ठीक। नोट्स बनाना, जुड़े रहना। और आपको बिल्कुल भी ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि ऑनलाइन में हो रहा है करके। मैं आपको इस प्रकार का कोशिश कर रहा हूँ कि ऑफलाइन जैसा पढ़ाई हो। तो बस जुड़े रहना आप लोग और प्रतिदिन नोट्स बनाते रहना। आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देखते ही देखते। लेकिन पढ़ाई कभी मत छोड़ना। प्रतिदिन जितना यहाँ मैं पढ़ाते जा रहा हूँ एक दिन में उतना को तो कम से कम पढ़िए। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे चल के एक समय ऐसा हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कर लेंगे हम। 1 महीना के बाद अब भूलना चालू हो जाएंगे। इसलिए पढ़ते रहना। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आप लोगों का किताब में है, इकाई 4 करके दिया है, केमिकल काइनेटिक्स करके है, रासायनिक बल गतिकी। केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक बल गतिकी, इसको पढ़ेंगे हम लोग आज। इससे पहले पहले तो हम ये काइनेटिक क्या होता है इसके अर्थ को समझ लेते हैं। काइनेटिक, काइनेटिक्स ये क्या होता है? केमिकल तो आप लोग जानते ही हो, 11th में पढ़ा चुका हूँ। केमिकल कहाँ है, क्या है, किस शब्द से आया है। हम यहाँ पे देख लेते हैं काइनेटिक। काइनेटिक जो होता है ये ग्रीक शब्द होता है। ग्रीक शब्द काइनेसिस से आया है। काइनेसिस से इनका क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है, उत्पत्ति हुआ है। और ग्रीक में इसका अर्थ क्या होता है? काइनेसिस का इनका अर्थ होता है गति। इनका अर्थ क्या होता है? गति या गति प्रदान करना, इस प्रकार का। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? काइनेटिक का अर्थ क्या हो जाएगा? गति प्रदान करने वाला। इस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया में जो उनके स्पीशीज होते हैं वो आपस में टकराते हैं। टकराने के फलस्वरूप उसमें गति गति तो होगा ही। जब टकराएगा एक दूसरे के जो अणु है, अणु टकराएगा तो क्या होगा? गति उत्पन्न होगा। तो यही क्या होता है? रासायनिक बल गति। अतः रासायनिक रासायनिक अतः रासायनिक बल गतिकी का रासायनिक अभिक्रिया में लिखते हैं। अतः रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य अणुओं के मध्य क्या करते हैं? गति करते हैं। ठीक, ये तो इनका हो गया क्या? अर्थ। अर्थ में क्या है? रासायनिक बल गतिकी जो काइनेटिक शब्द है, ये काइनेटिक शब्द जो है ये ग्रीक शब्द कहाँ से आया है? काइनेसिस से आया है, जिसका अर्थ क्या होता है? गति होता है। अतः रासायनिक अभिक्रिया में अणुओं के मध्य क्या करते हैं? गति करते हैं। अणुओं के मध्य क्या करते हैं? गति करते हैं। गति, अणुओं के मध्य गति करते हैं तथा उत्पाद बनाते हैं, तथा उत्पाद बनाते हैं। ये तो हो गया अर्थ। अब इसका परिभाषा देख लेते हैं कि रासायनिक बल गतिकी होता क्या है। रासायनिक बल गतिकी होता क्या है? परिभाषा मिटा रहा हूं। अब देख लेते हैं इनका परिभाषा। रासायनिक बल गतिकी क्या होता है? ठीक, ये जो रासायनिक बल गतिकी होता है ये भौतिक रसायन की वह शाखा होती है
जैसे रसायन को भी तीन भागों में हमने बांट दिया है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। रहने को तो केमिस्ट्री बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन मोस्टली आप लोग तीन प्रकार के ही पढ़ते हैं। ये फिजिकल। अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, आप लोगों का चैप्टर 1 to 5 ये फिजिकल है। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक चैप्टर, आपके किताब की बात बता रहा हूँ, 6, 7 और 8 तक, 9 तक। ये 9 तक आपका इनऑर्गेनिक। फिर ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक चैप्टर 10 to 16 तक, यहाँ तक है। तो ये जो भौतिक रसायन की, रासायनिक बलगत की, भौतिक रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या है, लिख देता हूं आपको। रसायन विज्ञान की वह शाखा या भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन की वह शाखा। हेलो, हाँ क्या प्रॉब्लम है काजल? वीडियो तो दिख रहा है, चल तो रहा है, स्क्रीन शेयर तो बंद नहीं हुआ है। और किसी को प्रॉब्लम है क्या? हेलो, किसी को दिख रहा होगा? आपके तरफ नेटवर्क नहीं होगा काजल? भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगति कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। ओके, फिर से हम एक एक अर्थ को बता देंगे। अभिक्रिया की दर क्या होती है इसको भी बताएंगे अभी, इसी टॉपिक तो मेन है। भौतिक रसायन की वह शाखा, भौतिक रसायन क्या है, डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं 11 कक्षा में। भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उसकी क्रियाविधि, अभिक्रिया की जो मैकेनिज्म होती है, अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। क्या कहलाते हैं? रासायनिक बलगतिकी कहलाता है, केमिकल काइनेटिक्स कहलाता है। ओके, इसके बाद आते हैं, सबसे पहले हम केमिस्ट्री के तो स्टूडेंट हैं, लेकिन बार बार आ रहा है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। पहले इसको समझ लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, मिटा रहा हूं मैं। ये आपके कोर्स को डिवाइड कर दिया है फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक में चैप्टर 1 to 5 फिजिकल केमिस्ट्री, 6 to 9 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 10 to 16 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें का अभी आप लोग जो किताब खरीद रहे होंगे और मैं जो सिलेबस भेजा हूँ, ये चैप्टर 6, यहाँ का चैप्टर 15 और चैप्टर 16 इसको कट कर दिया है अभी के सिलेबस में। ओके, याद रखना, चैप्टर 6, चैप्टर 15 और चैप्टर 16 इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा और जो यूनिट है उसमें भी कुछ कुछ टॉपिक को क्या कर दिया है, कट कर दिया है, लेकिन किताब वही चलेगा जो आप लोग मुझे भेजे हैं ना, काजल करिश्मा, जो पीडीएफ के रूप में भेजे हैं, तो वही चलेगा और वही मिलेगा मार्केट में, उसके अलावा कोई दूसरा बुक बना नहीं है। हाँ, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक तो क्या इंपॉर्टेंट है? अभिकारक, अभिकारक या इसी को क्रिया कारक भी बोलते हैं, इंग्लिश में रिएक्टेंट बोलते हैं।
रिएक्टेंट, अभिकारक, और दूसरा चीज होता है उत्पाद। ये दो चीज रासायनिक अभिक्रिया में होता ही है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ये अभिकारक के कुछ बंध टूटेंगे और उत्पाद के कुछ बंध बनेंगे। बंध का टूटना, और इधर क्या हो जाएगा? बंध का बनना। ओके, समझ में आ गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के कुछ बंध टूटते हैं तथा उत्पाद के कुछ बंध बनते हैं। इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। इसी के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को हम इनके प्रकार को तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा आपका? मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया। दूसरा आपका हो जाएगा तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? मध्यम अभिक्रिया या मॉडरेट रिएक्शन या निश्चित टाइम पीरियड वाला, इसका बहुत सारा नाम है। मध्यम अभिक्रिया लिख लीजिए आप लोग, मध्यम, या सामान्य अभिक्रिया भी बोलते हैं, मध्यम अभिक्रिया। ओके, ये केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। केमिकल रिएक्शन के प्रकार हैं मध्य अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया और मध्यम अभिक्रिया, ये तीन प्रकार की अभिक्रिया। एक एक करके देख लेते हैं एग्जाम्पल सहित। आप लोग बीच बीच में ऐसा लगे नोट्स बनाते जाइए, या तो बीच बीच में क्या करना, स्क्रीनशॉट लेके रखना। अगर दोनों नहीं कर पाते हैं तो मेरे YouTube चैनल का जो लाल कलर का ऐसा लिखा होगा सब्सक्राइब, YouTube में भेजता हूं तो लाल कलर में जो सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्या कर देना, टच करना है आपको। टच करने के बाद क्या करोगे, आपको वीडियो जो है वो लाइन बाय लाइन आपको मिलता रहेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं YouTube में अपलोड करूंगा वीडियो को, वैसे आपको मिलते रहेंगे। ये सब्सक्राइब कर लेना तो आपको वीडियो मिलता रहेगा। इन केस कभी क्लास अटेंड नहीं कर पाया तो आप वीडियो जाके आप देख लेना, तो आपको क्लास मिल जाएगा। लेकिन क्लास अटेंड करना इसलिए क्योंकि अभी ये वाला जो क्वालिटी है वो हाई क्वालिटी है, वहां पे जो जाएगा वो थोड़ा सा इससे कम क्वालिटी रहेगा। अभी बहुत अच्छा दिख रहा होगा यहाँ पे लिखावट, स्क्रीन शेयरिंग में पूरा 480 मेगापिक्सल का जो वीडियो बन रहा है ये। ओके, ठीक है, पहले आते हैं हम यहाँ पे मंद अभिक्रिया में। मंद अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसको कंप्लीट होने के लिए कई दिन, कई महीना तथा कई सप्ताह, कई वर्ष लग जाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कई दिन, कई महीना तथा कई वर्ष लग जाते हैं, क्या कहलाते हैं? मंद अभिक्रिया, या अति मंद भी बोल देते हैं। क्या कहलाते हैं? मंद अभिक्रिया कहलाते हैं। मंद अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलना कोई हाँ या ना करके। हेलो, समझ में आ रहा है अंजना? हाँ, अभी तक क्या पढ़े लिए हम? केमिकल काइनेटिक्स का अर्थ है, काइनेसिस से आया है, उसका अर्थ गति होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में जो अणुओं के बीच होती है उसमें गति प्रदान करना है, और उत्पाद में बनाते हैं, गति करते हैं और उत्पाद में बनाते हैं, ये उसका अर्थ हो गया। फिर डेफिनेशन देखे, भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेट ऑफ रिएक्शन एंड देयर मैकेनिज्म, मतलब अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं?
रासायनिक बलगत की। फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन देखे। केमिकल रिएक्शन वह विक्रिया होती है जिसमें कुछ बंध टूटते हैं तथा कुछ बंध बनते हैं, और ऐसे ही पूरे रासायनिक अभिक्रिया चलते हैं, और इसी के आधार पर इसको 3 भाग में बांट दिए। तो उसमें का पहला है ये मंद अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई दिन, कई महीना तथा कई वर्ष लग जाते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाते हैं। मतलब एकदम बहुत धीरे धीरे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा। जैसे कि लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना, आपको पता नहीं चलेगा। खिड़की, दरवाजा, जो भी आप लोहे का सामान हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो जंग लग जाता है। धीरे 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 आपको पता भी नहीं चलता, जंग लग रहा है, जंग लग रहा है, धीरे धीरे क्या हो जाता है, लोहे को वो खत्म कर देता है। और एग्जाम्पल है कोयले और पेट्रोलियम, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल का बनना। मतलब क्या करेंगे, जीवाश्म ईंधन का बनना, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोयले पेट्रोलियम का बनना, कोयले पेट्रोलियम का बनना, इसका एग्जाम्पल है पेट्रोलियम का बनना। कोयला पेट्रोलियम 1 दिन 2 दिन में नहीं बनता, कोयला पेट्रोलियम के लिए लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। लोहे का जंग लगना, कई वर्ष लग जाते हैं लोहे का जंग लगना। जंग नहीं लगने के लिए आप लोग क्या करते हैं, इसको प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन वाला भी आगे पढ़ाएंगे, विद्युत रासायनिक सिद्धांत पढ़ाएंगे लोहे का जंग लगना वाला, तो ये समझ में आ जाएगा। ओके, ठीक है। दूसरा देखते हैं हम इसमें तीव्र अभिक्रिया। इसी का दूसरा प्रकार है क्या, तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन। दूसरा क्या है, तीव्र अभिक्रिया। आप लोग टीवी में एड देखते होंगे, याद है, एसिडिटी को दूर करना है तो इनो पिए, और 6 मिनट में, 6 सेकंड में एसिडिटी को दूर भगाए। मतलब 6 सेकंड में आपको एसिडिटी का दूर भगाने वाला टीवी में एड दिया जाता है। वो एकदम इतना फास्ट करते हैं, काकि करे ना करे बात की बात है, लेकिन एड में आपको जरूर बोलेगा कि 6 सेकंड में एसिडिटी से छुटकारा पाओ। तो वैसे ये तीव्र अभिक्रिया है। तो तीव्र अभिक्रिया क्या हो जाएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने के लिए महज कुछ ही सेकंड काफी है। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण कुछ ही सेकंड में पूर्ण हो जाते हैं, उसका टाइम बहुत कम, वो माइनस सेकंड में भी है। जैसे टाइम पीरियड है यहाँ पे आपकी किताब में दिया है 10⁻⁻14 टू 10⁻−12 सेकंड। ऐसी अभिक्रिया जिसे जो पलक झपकते ही ऐसे बोलते हैं, ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसे पूर्ण होने में कुछ ही सेकंड लगते हैं, कुछ ही सेकंड लगते हैं। ओके, पुस्तक में लिख लो, आपकी किताब में दिया है 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻12 सेकंड है। सेकंड इतने सेकंड में भी हो जाता है, ठीक। 10⁻⁻12 टू 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻12 सेकंड सेकंड लगते हैं, ठीक। तीव्र अभिक्रिया कहलाते हैं, तीव्र अभिक्रिया कहलाते हैं। ओके, इसके लिए एग्जांपल, इसके लिए एग्जांपल ले लो, बेरियम क्लोराइड। ये है बेरियम क्लोराइड एक्वस माध्यम में। बेरियम क्लोराइड में जब H2SO4 मिलाएंगे, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये क्या कर लेगा, बेरियम, ये वाला और ये वाला बेरियम सल्फेट बना लेगा और 2HCl बना लेगा। जैसे कि ये ऐसा रहेगा BaSO4 प्लस 2HCl, इस प्रकार का समीकरण हो जाएगा। तो ये वाला जो बेरियम सल्फेट है वो सफेद कलर का दिखेगा आपको, ये ऐसा चाक जैसा ही दिखेगा आपको, और ये व्हाइट कलर का पीपीटी बना लेगा। ये वाला जो साइन होता है वो पीपीटी का साइन होता है। अगर मैं कभी ऐसा वाला करूं तो ये गैस का साइन होगा, याद रखना। ये वाला नीचे होगा वो क्या होगा, पीपीटी। तो बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी बनता है, व्हाइट पीपीटी। पीपीटी का पूरा नाम क्या है, प्रेसिपिटेशन अवक्षेप बोलते हैं उसको हिंदी में।
तो सफेद कलर का पीपीटी बनता है महज कुछ ही सेकंड में। ओके, तो ये इतना तीव्र होता है कि जैसे टेस्ट ट्यूब में बेरियम बेरियम क्लोराइड में जैसे ही आप कांक H2O डालते ही आपके नीचे में क्या हो जाएगा, व्हाइट कलर का ये बेरियम सल्फेट का पीपीटी बन जाता है। और जो ऊपर में जो फिल्टर रहेगा वो क्या कहलाएगा, HPL। जैसे यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, मान के चलो टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे क्या रखे हो आप, बेरियम क्लोराइड रखे हो, ये बेरियम क्लोराइड हो गया, BaCl2 हो गया। यहाँ पे आप ड्रॉपर के थ्रू बूंद बूंद करके क्या गिरा दिए, H2FO4, कॉन्फर्ट H2FO4। जैसे यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट का पीपीटी प्राप्त होगा। आप लोगों को लैब में करके भी देख सकते हो। यहाँ पे जो लिक्विड लिक्विड जाएगा वो क्या हो जाएगा, HPL बनेगा आपको। ठीक, ये बहुत तीव्र अभिक्रिया है। प्रैक्टिकल अगर करेंगे तो आप ऐसा करते हैं। हायर एजुकेशन में जब जाएंगे कॉलेज में तो इसका एक प्रैक्टिकल भी होता है, एस्टिमेट बेरियम क्लोराइड टू बेरियम सल्फेट, मतलब बेरियम क्लोराइड का बेरियम सल्फेट के रूप में अवक्षेपण कीजिए, ऐसा करके एक प्रैक्टिकल होता है। ठीक, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं सामान्य अभिक्रिया। इसका तीसरा प्रकार है सामान्य अभिक्रिया या मध्यम अभिक्रिया। सामान्य अभिक्रिया इसी को क्या बोलते हैं, मध्यम भी बोलते हैं। सामान्य अभिक्रिया, हाँ, सामान्य अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जो एक निश्चित समय पे अभिक्रिया को क्या कर ले, पूर्ण कर ले। दूसरे प्रकार का इसका परिभाषा और भी दे सकते हैं, जैसे कि ऐसी अभिक्रिया जो न तो तीव्र होती है और न तो मंद होती है, तो क्या हो गया, वो मध्यम हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया जो न तो तीव्र होती है और न ही मंद होती है, मध्यम अभिक्रिया कहलाती है। ओके, मध्यम अभिक्रिया कहलाती है एक फाइनाइट टाइम। ठीक, फाइनाइट मतलब क्या हो गया है, निश्चित। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका भी। इसको बोलते हैं एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन। एस्टर का जल अपघटन, एस्टर क्या होता है सूत्र इसका, एथिल एसीटेट CH3 COO C2H5। इसका नाम क्या है, एस्टर, या इसी को बोलेंगे एथिल एसीटेट। ठीक, एथिल एसीटेट और H2O, एथिल एसीटेट और H2O इन द प्रेजेंट ऑफ H+ आयन, अम्ल की उपस्थिति में क्या बना लेगा, ये अल्कोहल बना लेते हैं। और ये C2H5 इसमें एक H मिलके क्या बना लेगा, अम्ल बना लेगा, और OH मिलके क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, CH3 COOH प्लस C2H5OH। ये इस प्रकार के बना लेगा। ये एस्टिक एसिड है, एसिटिक अम्ल, और ये क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ये एल्कोहल बना लेगा। एक निश्चित समय में होता है, इसको न तो इसको आप मध्यम बोल सकती हो और न ही इसको आप तीव्र बोल सकते हैं। तो ये एक सामान्य अभिक्रिया, मंद बोल सकते हैं और न ही ये तीव्र बोल सकते हैं। तो ये मध्यम अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं इसको। ये तो हो गया रासायनिक अभिक्रिया का आपका छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन।
हमने रासायनिक बल गतिकी के बारे में पढ़े थे। रासायनिक बल गतिकी के बारे में क्या था? भौतिक रसायन का वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर तथा उसकी क्रियाविधि के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसी पे आते हैं हम अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? अभिक्रिया की दर। फिर इसका हम कारण पढ़ेंगे, अभिक्रिया की दर के कारण क्या होते हैं और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभिक्रिया की दर को, कैसे हम उसको दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम अभिक्रिया की दर के लिए पहले समझ लेते हैं अभिक्रिया की दर को कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहले तो आपको अभिक्रिया की दर को अभिक्रिया की वेग भी बोलते हैं, याद रखना, अभिक्रिया की वेग। आप लोगों ने गणित में या विज्ञान में पहले 9वीं 10वीं में आप लोग वेग के बारे में पढ़े हैं। किसके बारे में? वेग के बारे में। क्या होता है वेग? ऐसा होता है ना, एक इकाई समय में चली गई दूरी को अभिक्रिया की वेग बोलते हैं। ऐसे करके चली गई दूरी, ठीक, बटा इकाई समय या समय, ऐसा आप लोग पढ़े हैं। तो ये इसी को हम अभिक्रिया की दर में हम अप्लाई कर देते हैं। तो अभिक्रिया की दर में क्या हो जाएगा? अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो होते हैं क्रियाकारक या अभिकारक, क्रियाकारक, और दूसरा क्या होते हैं? उत्पाद। दूसरा क्या होते हैं? उत्पाद। जैसे आपको वेग समझ में आ गया कि चली गई एकांक समय में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं? उसको वेग कहते हैं। जैसे बर्फ है, तो बर्फ की अगर हम वेग निकालेंगे तो क्या होगा? उसका बर्फ कितना रायपुर से देवभोग आया बर्फ, तो और कितना समय में आया, दोनों को डिवाइड कर दो तो उसका निकल जाएगा वेग। रायपुर से देवभोग की दूरी कितना है? 220 किलोमीटर। समय में निकाल दो, 5 घंटा में आ रहा है तो उसका निकल जाएगा क्या? वेग निकल जाएगा। तो ठीक, अभिक्रिया की दर कैसे निकालेंगे? तो अभिकारक और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा इकाई समय। यही यहाँ पे क्या हो जाएगा? चली गई दूरी की जगह यहाँ पे दो चीज रहता है, अभिकारक और उत्पाद। आप इस चीज को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन। ओके, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइडेड बाई एकांक समय। ओके, ठीक है। अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा एकांक समय। अब यहीं से आप परिभाषा निकाल सकते हैं अभिक्रिया की दर से आप क्या समझते हो। ओके, एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया की वेग या रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा एकांक समय, ये सूत्र रूप में है। परिभाषा कैसे लिखेंगे? एकांक समय में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को क्या बोलेंगे? अभिकारक अभिक्रिया की दर कहती है। कारण क्या होता है इसका? कारण कारण किसका? अभिक्रिया की दर का कारण नहीं, अभिक्रिया की दर कब कम होगा कब ज्यादा होगा इसका कारण। अभिक्रिया की दर, ये वाला जो टॉपिक होता है वो वाला पूरा, एक तो होगा इधर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो ये वाला पूरा पूरा इंडस्ट्रियल वो है, एप्लीकेशन है, पूरा का पूरा औद्योगिक महत्व की है। मतलब हम ऐसा क्या करें या कौन सी विधि अपनाएं कि अभिकारक से हम कितना जल्दी हम उत्पाद में बदल लें, अभिकारक से हम कितना जल्दी उत्पाद में बदल लें कि हमको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट मिले, अधिक मात्रा में प्रोडक्ट मिले और जल्दी प्रोडक्ट मिले। जैसे अभी वैक्सीनेशन की बात आया कोरोना काल में, वैक्सीनेशन की, भारत की जनसंख्या 1 अरब 37 करोड़ जनसंख्या, तो ऐसे
कितना जल्दी हम उसको वैक्सीन को बनाए कि हमारी जनता को पूरा को वैक्सीन लग जाए। तो ये पूरा इसी पे निर्भर करता है, रासायनिक बल गतिकी पर, कि हमको इतने जनसंख्या के लिए हम कितना जल्दी यही तो न दर पाता है ना अभिक्रिया की दर को। अभिक्रिया की दर कम है या ज्यादा है, मतलब वैक्सीन कम बढ़ रहा तो अभिक्रिया की दर कम होगा, वैक्सीन अधिक बढ़ रहा तो अभिक्रिया की दर क्या होगा, अधिक होगा। तो अभी अभिक्रिया की जो दर होती है वो कम है या अधिक है, इसको इसके क्या कारण होते हैं। तो इसके कारण को बता देता हूँ। जो रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट होता है वही है, जो रिएक्टेंट होता है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड क्या होंगे, टूटेंगे, और यहाँ पे क्या होगा, कुछ बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे, फॉर्म होगा। कुछ बॉन्ड क्या होंगे, बनेंगे। तो जिस प्रकार यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे बंध बनेगा, किसी ऊर्जा में भी चेंजेस होगा, किसी का ऊर्जा कम होगा तो किसी का ऊर्जा ज्यादा होगा। इसके पीछे यही कारण है कि अभिकारक के बंध रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के बंध टूटते हैं तथा उत्पाद के बंध बनते हैं। ऐसा करने से या ऐसी प्रक्रिया में ऊर्जा में भी क्या होती है, विभिन्नता होती है। और साथ ही साथ जब ऊर्जा में विभिन्नता होगा तो इसकी संक्रियण ऊर्जा भी क्या होगा, अलग होगा। अब बात आ गया संक्रियण ऊर्जा पे। तो संक्रियण ऊर्जा क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं संक्रियण ऊर्जा। संक्रियण ऊर्जा क्या होता है, मतलब अभिकारक के पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा संचित रहती है, ये निश्चित मात्रा में ऊर्जा रहती है, और इस अभिकारक के पास उतना ऊर्जा आप दोगे इसको, तभी ये प्रोडक्ट में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। अगर उतना आप ऊर्जा नहीं दे पाए तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। तो वो एक निश्चित ऊर्जा की मात्रा होती है, उसी को क्या बोलते हैं, संक्रियण ऊर्जा। ठीक, निश्चित, जिससे वो अभिक्रिया को क्या कर सके, संपन्न कर सके। तो ये संक्रियण ऊर्जा हो गया। और फिर से बता देते हैं इसके कारण को। रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट के जो बॉन्ड टूटेंगे तथा प्रोडक्ट के जो बॉन्ड बनेंगे, ऐसे करने से इसकी ऊर्जा में भी अंतर होगा, फलस्वरूप संक्रियण ऊर्जा में भी अंतर होगा। ठीक, फलस्वरूप इसके संक्रियण ऊर्जा में भी क्या हो जाएगा, अंतर होगा। और संक्रिया में ऊर्जा में अंतर होने के कारण ही क्या हो जाएगा, इसके वेग भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, इनके वेग भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो ये तो हो गया इसका कारण। ये तो हो गया क्या, इनका कारण। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा रहा हूं मैं। मान लो एक अभिकारक है R, ये किसमें बदल रहा है, प्रोडक्ट P में। मान लो अभिकारक R उत्पाद P में बदल रहा है। ओके, मान लो T1 समय में, ये T0 समय में, T0 मतलब अभी अभिक्रिया का शुरुआत ही नहीं हुआ है, मतलब टाइम क्या है, अभिक्रिया शुरुआत ही नहीं हुआ है, टाइम 0 है, समझे। तो अभिकारक का ये क्या हो जाएगा, 10 मोल। तो उत्पाद का कितना मोल होगा, 0, क्योंकि अभिक्रिया तो चालू हुआ ही नहीं है। तो ये जो 10 मोल है वो उत्पाद में बदला ही नहीं है, R0। अगर मान लो 1 सेकंड बढ़ा देते हैं T1 समय में, तो T1 में ये क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। ये R1 में मान लो 1 मोल प्रोडक्ट में बना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 9 मोल बचेगा, और इधर क्या बचेगा, 1 मोल बचेगा। T2 समय में ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। T2 समय में क्या हो जाएगा, मतलब जैसे जैसे हम टाइम को बढ़ा रहे हैं T1 फिर T2, R2 हो गया। तो ये क्या, ये भी बढ़ेगा, ये भी P1 होगा, ये भी P2 होगा। ठीक, ये P0 होगा, ये R0 होगा। ओके,
तो R2 में मान लो 1 मोल और प्रोडक्ट में बदल गया, 8 मोल बचा, 8 मोल यहाँ पे बचा, तो 2 मोल क्या हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ओके, इस प्रकार से मान लो अभिकारक R उत्पाद में बदल रहा है, तो इसके एक ऐसा दर्शा रहे हैं कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है। ठीक, तो कितना बदला, परिवर्तन क्या होगा, मान लो ऐसा रिएक्टेंट में परिवर्तन क्या हो जाएगा, डेल R इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये होगा, ये R2 माइनस R1। ठीक, तो कितना परिवर्तन हुआ ये पता चल जाएगा, उत्पाद में कितना परिवर्तन हुआ, तो डेल P इज इक्वल टू P2 माइनस P1। टाइम में क्या चेंज हुआ, डेल T इज इक्वल टू T2 माइनस T1। तो ये जो डेल डेल चिन्ह ये क्या दर्शाता है, परिवर्तन को, मतलब अंतिम रिएक्टेंट से प्रारंभिक रिएक्टेंट को जब घटाओगे तो रिएक्टेंट में परिवर्तन निकलेगा, डेल्टा R, डेल P और डेल T इस प्रकार का निकलेगा। तो कैसे लिखेंगे, अभिकारक के कम, इधर तो देखो ये जो अभिकारक है ये दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, समय के साथ जैसे जैसे आप समय को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ये कम होते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। यही कुछ चीज को आपको ध्यान देना है, ये प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल भी करवाऊंगा आपको सोडियम थायोसल्फेट का जब स्कूल खुल जाएंगे तब। इधर इधर को हम जैसे जैसे समय को बढ़ाते जा रहे हैं, देखना ध्यान से, वैसे वैसे ये जो रिएक्टेंट है वो क्या हो जा रहा है, कमी, ये वाला क्या हो जा रहा है, कमी, और ये उत्पाद है वो क्या हो जा रहा है, 0 था फिर 1 फिर 2, और समय को बढ़ाते जाएंगे तब तक बढ़ाएंगे, अगर T10 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा प्रोडक्ट में बन जाएगा। तो ये कम और ये क्या हो जा रहा है, समय के साथ साथ अधिक। तो अभिकारक की कम होने की दर, अभिकारक की कम होने की दर क्या हो जाएगा, R की सांद्रता में कमी, R की सांद्रता में बटा समय। R की सांद्रता को कैसे लिखेंगे, सांद्रता को कॉन्सेंट्रेट से वो करते हैं, ये R बटा क्या हो जाएगा, T, समय हो जाएगा। R के सांद्रता में कमी, ये माइनस चिन्ह को दिखाएगा, किसको दर्शाएगा, माइनस चिन्ह को। R के सांद्रता में कमी, डेल डेल R होगा, थोड़ा सा ऐसा कर देता हूँ, परिवर्तन है ना, तो ये डेल R। ठीक इसी प्रकार उत्पाद का अधिक होने की दर, उत्पाद की अधिक होने की दर क्या हो जाएगा, उत्पाद की अधिक होने की दर क्या हो जाएगा, P के सांद्रता में वृद्धि, P के सांद्रता में वृद्धि बटा समय। तो क्या हो जाएगा, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P डिवाइडेड बाई T। यहाँ पे माइनस चिन्ह नहीं लगेगा, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगेगा, रिएक्शन में तो नहीं लगेगा, आपको लगाना है। क्यों लगाना है माइनस, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रिएक्टेंट होते हैं समय जैसे जैसे समय बढ़ रहा है वैसे वैसे ये कम हो रहा है, तो ये माइनस चिन्ह इस बात को इंडिकेट करता है कि समय के साथ अभिकारक की कम हो रहा है, उसकी दर को देखकर दिखा रहा है, ये कमी और ये वृद्धि स्वाभाविक है। रासायनिक अभिक्रिया में एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, कम तो होगा। तो उत्पाद का वेग क्या हो जाएगा, उत्पाद का वेग क्या हो जाएगा, डेल P डिवाइडेड बाय डेल T। अतः अभिक्रिया की दर क्या होगा, दर बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस डेल कन्फर्टेशन ऑफ R डिवाइडेड बाई डेल T, ये भी डेल T कर लो, बराबर डेल कन्फर्टेशन ऑफ P डिवाइडेड बाई डेल T, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक,
इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया आप लोगों को? अभिक्रिया की दर क्या है, अभिक्रिया की जो दर का कम और ज्यादा होने का कारण क्या है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अभिक्रिया की दर को, इस प्रकार से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल की क्लास में पढ़ेंगे औसत दर, तात्क्षणिक दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्टिंग करते हैं, जैसे कि कंसंट्रेट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक, क्षेत्रफल है। इन सब फैक्टर के बारे में कल डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।